तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लड लस्ट ब्यूटी नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर ड्रामा मूवी को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी डिफरेंट टाइप की एक मूवी है। उम्मीद करता हूं कि आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसका इंडोनेशियन नाम है सी मैनेज जम्बैथन एंड कॉ। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही रेबल मून पार्ट 1 ए चाइल्ड ऑफ फायर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जिसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। ये जैक स्नाइडर की तरफ से मूवी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जिसके अंदर हस्बैंड का नाम रॉय और बीवी का नाम मरियम होता है। वैसे तो इन दोनों के बीच कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त से रॉय अपनी बीवी मरियम को छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करता था, जिससे कि वो काफी दुखी रहती। अब यहाँ पर हम यूदा नाम के एक प्रोफेशनल पेंटर को भी देख पाते हैं, जो कि उसी जगह आसपास रहने आया होता है। और रॉय के घर से कुछ ही दूरी पर उसने अपने लिए एक घर लिया होता है। वहां पर आकर यूदा घर की कंडीशन को चेक करता है, जो कि बहुत ही गंदा था। और वहां उसको ये भी पता चलता है कि इसी घर के पहले ओनर ने इसी घर के अंदर खुद को खत्म किया था। लेकिन इन बातों से यूदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो घर की सफाई करके अपनी पेंटिंग को बनाना शुरू करता है, लेकिन पूरी पेंटिंग बनाने के बाद उसे कैरेक्टर का चेहरा डिसाइड करने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसके घर के बाजू से मरियम गुजरती है, जिसको पहली नजर में देखते ही यूदा उसकी खूबसूरती की तरफ खींचा चला जाता है और वो उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। अब वहां से मरियम अपने पिता की ग्रेव पर आती है और उन्हें याद करते हुए रोने लगती है। उसी दौरान यूदा चुपके से मरियम की स्केच बनाने लगता है, जो कि मरियम देख लेती है। जिसके बाद यूदा उसको समझाता है कि उसे अपनी पेंटिंग के लिए एक मॉडल की जरूरत है और मरियम उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पर मरियम यूदा की बनाई हुई कुछ स्केचेस को देखती है, जो कि उसने उसे ही देखकर बनाए थे। एंड ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और फिर वो उससे ये कहती है कि मुझे भी एक पेंटिंग बनवानी है। जिस पर यूदा कहता है कि वो उसके लिए फ्री में ही पेंटिंग बना देगा, पर क्या वो उसकी मॉडल बन सकती है। जिस पर वो ये कहती है कि वो इसके लिए अपने पति से पूछेगी। और पति शब्द सुनते ही यूदा समझ जाता है कि वो शादीशुदा है और उसका चेहरा उतर जाता है। जिसके बाद मरियम घर आ जाती है। दूसरी तरफ हम रॉय को देख पाते हैं, जिसने ओजाई नाम के एक खतरनाक लोकल माफिया से पैसे उधार लिए थे, जिसका इंटरेस्ट देने आज रॉय वहां पर आया था। लेकिन वो भी इंटरेस्ट पूरा नहीं होता। ऊपर से रॉय को अभी ओजाई से थोड़े और पैसे उधार चाहिए थे, जिसे लौटाने का वो वादा करता है। हालांकि उसने पहले वाले भी नहीं लौटाए थे। जिस पर पहले तो ओजाई उसे उसके पुराने लोन के बारे में बताता है और फिर कहता है कि तुम अपनी वाइफ के बदले लोन ले सकते हो, क्योंकि ओजाई ने सुना था कि रॉय की बीवी काफी यंग और क्यूट थी। लेकिन रॉय इस बात पर कहता है कि मेरी बीवी को इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रखो। जिस पर ओजाई गुस्से में उसे दूसरे लोन के पैसे और पेपर्स देता है और उन पेपर्स पर उसके साइन करवा लेता है, जिसके हिसाब से अगर रॉय ने पैसे समय पर नहीं लौटाए तो उसे ओजाई का कहना मानना होगा और मरियम को उसे सौंपना होगा। यहाँ पर अब ओजाई रॉय से ये भी कहता है कि ये मेरे पैसे नहीं हैं, बल्कि मेरे से भी ज्यादा खतरनाक किसी दूसरे माफिया के पैसे हैं, इसलिए तुम्हें इसे समय पर लौटाना होगा, नहीं तो उसके साथ साथ वो भी मारा जाएगा। अब रॉय यहाँ से घर आ जाता है, जहाँ पर मरियम उससे पूछती है कि उसे अपने पिता और उसकी एक कंबाइंड पेंटिंग बनवानी है। जिस पर रॉय कहता है कि अभी वो लोग फालतू खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन मरियम बताती है कि वो पेंटिंग उन्हें फ्री में मिल रही है। जिस पर ऑब्वियसली रॉय पेंटिंग बनवाने के लिए मान जाता है। अब अगले ही दिन से मरियम यूदा की मॉडल बन जाती है और दोनों में काफी बातें होने लगती हैं। मरियम तब यूदा को अपने डैड की एक फोटो देती है, ताकि यूदा उसका रेफरेंस लेकर उसकी और उसके पिता की एक अच्छी सी पेंटिंग बना दे। अब आगे मरियम यूदा को ये भी बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और वो उसे बहुत प्यार किया करते थे। उनका मानना था कि हर लड़की को ताकतवर होना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने उसको सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स भी सिखाया था, यानी कि वो सुंदर होने के साथ साथ एक जाबाज लड़की थी। खैर कई दिनों तक दोनों पेंटिंग की वजह से मिलते रहते हैं और यूदा को मरियम की कंपनी बहुत ही अच्छी लगने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन जब रॉय मरियम को कॉल करता है तो उसकी मेड कॉल उठाती है और रॉय को पता चल जाता है कि मरियम उस पेंटर के साथ उसके घर में अकेले पेंटिंग बनवाने गई है। जिस बात से रॉय बहुत गुस्सा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मरियम ने रॉय को पूरी बात नहीं बताई थी। अब उसी शाम ओजाई के आदमी आकर फिर रॉय को उसके पास ले जाते हैं, क्योंकि उसने अब तक दूसरे लोन के पैसे नहीं लौटाए थे। जिस पर वो अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल करता है और उन पैसों के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि उनके इलीगल वर्क के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को पता चल चुका है और उसके पार्टनर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिससे कि सारे पैसे डूब चुके हैं। ये सुनकर ओजाई का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने लोगों से रॉय की उंगली काट देने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले रॉय उसे मना लेता है और ये कहता है कि वो अपना घर बेच देगा और उसके सारे पैसे लौटाएगा, जिसके लिए ओजाई मान जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम की पेंटिंग पूरी हो चुकी है एंड एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि यूदा को मरियम से प्यार हो गया था। अब मरियम उस पेंटिंग को लेकर अपने घर आती है जहां पर उसे अपनी पेट कैट का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर रखा मिलता है, जिसको देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और उसी वक्त यूदा आकर उसे संभालता है। लेकिन तब तक रॉय के घर आने का समय हो चुका था, जिस वजह से मरियम यूदा को वहां से जाने के लिए कह देती है और वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब रॉय जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे उसकी बिल्ली के सर वाली बात पता चलती है और वो समझ जाता है कि ये सब उन्हें डराने के लिए ओजाई के लोगों ने ही किया होगा। वो मरियम से कहता है कि उन्हें इस घर को बेचना होगा वरना उनके साथ भी ऐसा ही होगा और ये एक वार्निंग है। और रॉय यहाँ पर मरियम से ये बातें इसलिए पूछता है क्योंकि असल में घर के पेपर्स उसके ही नाम पर थे और ये घर उसके पिता का था। मरियम ये सुनते ही घर को बेचने से सीधा मना कर देती है क्योंकि ये उसके पिता की आखिरी निशानी थी। अब रॉय फिर मरियम से कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम आराम से उस पेंटर के साथ इस घर में रहना, जिस पर मरियम ये कहती है कि यूदा और उसका कोई रिश्ता नहीं चल रहा है, उसको गलतफहमी हो रही है और वो उसकी बात को भी समझे क्योंकि ये घर उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था। जिस बात से रॉय गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और मरियम ये देखकर रोने लगती है। रॉय फिर ओजाई को कॉल करके एक प्लान बनाता है जिसके अंदर ओजाई के लोग मरियम को खत्म कर देंगे और इसका इल्जाम वो यूदा पर डाल देंगे, जिससे कि वो लोग इस खून में फंसेंगे भी नहीं और मरियम के मरने के बाद घर अपने आप रॉय के नाम हो जाएगा और वो उसको बेचकर वो उसके पैसे लौटा देगा। अब आगे ओजाई अपने लोगों को मरियम और यूदा को किडनैप करने के लिए बोलता है और तब हम रॉय को देख पाते हैं जिसे अपने और मरियम के पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि कैसे उन्होंने शादी की, रॉय ने कैसे उसे प्रपोज किया था और दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अब ये चीज रॉय को थोड़ी देर से समझ में आती है कि वो मरियम के साथ कितना गलत करने की सोच रहा था। रॉय तभी ओजाई को कॉल करके कहता है कि उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते और वो उसके पैसे लौटा देगा, बस वो उसकी बीवी को टच ना करे। जिस पर ओजाई मान तो जाता है लेकिन कॉल कट करते ही वो अपनी हैवानियत शुरू कर देता है। वो अपने लोगों से कहकर मरियम की गंदी फोटोज निकलवाता है और उसके लोग मरियम के साथ गलत काम भी करते हैं, पर किसी तरह से मरियम कुछ देर बाद खुद को उनसे छुड़ा लेती है और अपने सीखे हुए सेल्फ डिफेंस के जरिए कुछ देर तक खुद को बचाए रखती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। यहाँ पर एक और बहुत अजीब सीन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ओजाई यूदा का रेप करने की कोशिश कर रहा था। मे बी ओजाई गे था। हालांकि सही समय पर यूदा खुद को वहां से बचा लेता है और मरियम के साथ वहां से भागने लगता है, जिस दौरान उन पर कई लोग हमला कर देते हैं जिसमें यूदा को एक जन नाइफ से स्टैब भी कर देता है और मरियम वहां से भागकर एक ब्रिज पर आ जाती है जहां पर ओजाई अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और मरियम से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने ही हमें ये सब करने के लिए कहा था, जिसके बाद वो उसे वहीं पर स्टैब करके मार देता है और उसकी बॉडी को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। ये सब होते हुए यूदा अपने सामने देखता है लेकिन जख्मी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और रोते रोते वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे मरियम से प्यार था। अब अगले दिन यूदा को कुछ लोग रेस्क्यू करते हैं और उसे समय पर बचा लिया जाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर्स को पिछली रात के बारे में सब कुछ बताता है और ऑफिसर्स ब्रिज के पास मरियम की बॉडी को ढूंढने भी जाते हैं लेकिन उन्हें वहां पर मरियम कहीं नहीं मिलती। यूदा मरियम के मौत से बहुत दुखी था लेकिन दूसरी तरफ रॉय की भी हालत काफी खराब थी। उसे मरियम के नाइटमेयर्स आने लगते हैं जिसमें मरियम की आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पूरे टाउन में ये खबर फैल जाती है कि कई लोगों ने मरियम की आत्मा को ब्रिज के पास देखा है। अब आगे हम ओजाई के एक आदमी को एक अनजान औरत को रात में लिफ्ट देते हुए देखते हैं जो कि ब्रिज के पास उसे लेकर जाती है, लेकिन वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो मरियम की आत्मा थी जो कि उसी आदमी को उस ब्रिज के पास लाकर उसे बेरहमी से खत्म कर देती है। और ऐसा ही मरियम की आत्मा ओजाई के और गैंग मेंबर्स के साथ करती है और उनकी भी जान लेती है। अब यहाँ पर हम यूदा को देख पाते हैं जिसे भी सपने में मरियम के डरावने नाइटमेयर्स आने लगे थे जिसमें मरियम उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि यूदा बहुत डर जाता है और इसके बारे में अपने जान पहचान वालों को बताता है, जिससे उसको पता चलता है कि अगर किसी का खून हुआ हो तो उसकी आत्मा बदला लेने जरूर आती है। लेकिन इस बात पर यूदा को भरोसा नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से मरियम बहुत अच्छी और इनोसेंट लड़की थी जो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खैर अब ओजाई के उन मरे हुए दोनों आदमियों की बॉडी ब्रिज पर लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए एक ही समय पर यूदा और रॉय वहां पर आते हैं, लेकिन रॉय तब यूदा को देखकर वहां से चला जाता है। अब ओजाई को जब अपने लोगों की मौत के बारे में पता चलता है तो वो ये कहता है कि मुझे भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगले ही दिन मरियम की आत्मा ओजाई के और 2 लोगों को जान से मार देती है, जिसमें से एक को तो मरियम बीच में से ही गला काट कर जान से मार देती है। ये सब देखकर ओजाई की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब वो और उसका एक गैंग मेंबर जिंदा बचा था जिसे भी मरियम कुछ देर बाद मार देती है। ओजाई को अब पता चल जाता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा।
जिसके बाद वो युदा के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि मरियम को मारने के लिए उसे रॉय ने ही कहा था। जिसके बाद युदा ओजाई को अपने घर पर छोड़कर रॉय को कन्फ्रंट करने जाता है और वहां रॉय खुद को फंसता हुआ देखकर खुद को चोट पहुंचा लेता है और चिल्ला चिल्लाकर ऐसा नाटक करता है कि जैसे युदा ने उसको मारा हो। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और वहां पर टाउन के लोग आकर दोनों को रोकते हैं और युदा को बाहर ले जाया जाता है। युदा फिर सबसे कहता है कि रॉय ने ही मरियम को मरवाया है, जिसके पास उसका सबूत भी है और वो है ओजाई। अब युदा फिर सबको अपने घर ले जाता है ताकि ओजाई उनको सच बताए, पर जैसे ही सभी लोग उसके घर पर पहुंचते हैं तो उनको ओजाई की लाश जो होती है वो सीलिंग से लटकी हुई मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब कर दी गई थी। अब सभी उल्टा युदा के ऊपर शक करने लगते हैं कि शायद उसने ही ओजाई को मारा होगा, लेकिन वो ये कहता है कि वो तो पिछले आधे घंटे से रॉय के यहाँ पर था, तो वो ये कैसे कर सकता है, जो कि बात बिल्कुल सही थी। और इसलिए सब लोग ये सोचते हैं कि शायद ओजाई को भी मरियम की आत्मा ने ही मारा है। अब दूसरी तरफ अगले दिन रॉय को पुलिस सिक्योरिटी मिलती है ताकि युदा उस पर वापस हमला न कर पाए, लेकिन रॉय को युदा से नहीं बल्कि मरियम से खतरा था। उसे मरियम की आत्मा घर में भी हॉन्ट करती है, जिससे डर कर वो घर से बाहर आ जाता है, जहां पर उसे एक दूसरा गैंग माफिया बैंग अपनी कार में ले आता है। अब बैंग वही माफिया था जिससे पैसे लेकर ओजाई ने रॉय को दूसरा लोन दिया था, और अब ओजाई जिंदा नहीं है इसलिए वो लोन रॉय को चुकाना होगा। बैंक साथ में रॉय को ये भी धमकी देता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो उसकी माँ और उसके भाई बहन सबको मार देगा, और उसे पता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। इसके बाद रॉय के लिए पैसे चुकाना अब और भी जरूरी था। हालांकि बैंग इसमें रॉय की मदद करता है और वो अपने गैंग मेंबर के साथ रॉय को ब्रिज पर भेजता है और उनके साथ एक शेमन को भी भेजता है ताकि वो शेमन मरियम की आत्मा को कैद कर ले। लेकिन जब ये तीनों ब्रिज के ऊपर जाते हैं तो शेमन का कोई भी स्पेल मरियम की आत्मा पर काम ही नहीं करता, जिससे कि शेमन वहां से डर कर भाग जाता है क्योंकि उसने ऐसी आत्मा का सामना कभी नहीं किया था। और बैंक का आदमी फिर मरियम की आत्मा पर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा होता है, लेकिन अंत में मरियम उसे भी जान से मार डालती है। अब मरियम रॉय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर पहले ही युदा आ जाता है और वो मरियम को अब रुक जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें सबसे बड़ा सच पता चलता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। मरियम की मौत कभी हुई ही नहीं थी और ये मरियम की आत्मा नहीं बल्कि वो खुद थी। उस दिन असल में ब्रिज से गिरने के बाद वो जिंदा थी, जिसके बाद उसने खुद को संभाला, अपने घावों को ठीक किया और ओजाई और उसके लोगों से बदला लेने का फैसला कर लिया। मरियम को पहले से ही सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स आया करते थे और अपने डैड की सिखाई हुई कुछ टेक्निक से उसने ऐसे वेपन्स बनाए जिससे कि उसने ओजाई और उसके लोगों को दर्दनाक मौत दी। और ये सच युदा को तब पता चला जब वो उस घर तक पहुंच पाया था जहां से मरियम ये सब कर रही थी, यानी कि युदा को सच पता चल चुका था। और अब आपको समझ में आया होगा कि उस शेमन के स्पेल काम क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मरियम कभी मरी ही नहीं थी, यानी कि वो आत्मा ही नहीं थी, तो स्पेल किस काम के थे। खैर इसके बाद रॉय अपनी गलती के लिए मरियम से माफी मांगता है और ये कहता है कि उसे शक होने लगा था कि वो और युदा रिश्ते में थे, इसलिए उसने ओजाई को ऐसा करने के लिए कह दिया था और इस चीज के लिए वो उसकी जान भी ले सकती है। और ये कहकर रॉय मरियम के सामने झुक जाता है ताकि वो उसे मार दे, पर मरियम फिर रॉय को माफ कर देती है और कहती है कि बस मुझे मेरा पुराना रॉय वापस चाहिए। जिसके बाद दोनों गले लग जाते हैं, लेकिन तभी बैंक का एक आदमी आकर युदा पर पीछे से हमला करता है, जिसे मरियम मार देती है। पर इसी का फायदा उठाकर रॉय फिर मरियम को नाइफ से स्टैब कर देता है, धोखेबाज कहीं का। यानी कि वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है ताकि वो उस घर को बेच दे और अपनी फैमिली को बचा ले, क्योंकि मरियम को जिंदा रखकर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो अपनी फैमिली को खो देता। फिर युदा अब एक पत्थर लेकर रॉय पर हमला करता है और उसके सर पर कई बार मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अब इसके बाद युदा मरियम को संभालता है, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी और ऐसे ही मरियम की मौत हो जाती है। अब आगे युदा मरियम की बॉडी को नदी में बहा देता है और पुलिस ऑफिसर्स के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है, यानी कि उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। मेरे हिसाब से युदा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने रॉय को मारा और अब मरियम के मरने के बाद उसकी नॉर्मल जिंदगी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी बिना मरियम के। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम बैंक को मरियम के घर पर कब्जा करते हुए देख पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर रॉय भी नहीं बचा, मरियम भी नहीं बची, जहाँ पर अब इस घर का मालिक वो बन गया था। पर तभी मरियम की असली आत्मा वहाँ पर आकर बैंक के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। और उसकी आत्मा के यहाँ पर आने के दो रीजंस थे। पहला तो ये कि ये घर उसके पिता की आखिरी निशानी थी, दूसरा ये कि वो भी युदा से प्यार करती होगी। लेकिन यहाँ पर मामला इतना ही नहीं था और यहाँ पर मूवी खत्म भी नहीं होती, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ओजाई की आत्मा को ब्रिज पर देख पाते हैं। जी हाँ, यानी कि उसकी आत्मा यहाँ पर आ चुकी थी, जो कि वहां पर गुजर रहे लोगों को खतरनाक तरह से हॉन्ट कर रही होती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लड लस्ट ब्यूटी फिल्म की कहानी, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए